पहला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2004, झारखंड पीएससी 2010। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज है लास्ट क्लास वैदिक सभ्यता की। कुछ मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन था वो भी पढ़ लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में गाइस शुरू होगा महाजनपद काल। कोशिश करूँगी कि अब आपके हिस्ट्री का टॉपिक 2 दिन की क्लास में ख़त्म हो जाया करे, जिससे कि हिस्ट्री का पोर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, ट्विटर से नहीं जुड़े तो ट्विटर से जुड़ जाएँ। और मेरा न्यू चैनल है दामिनी श्रुति ब्लॉग्स, तो उसको भी गाइस सब्सक्राइब कर लें आप लोग। लाइव क्लास आती है 9 PM यानी कि रात को 9 बजे। तो आपको अगर स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है, तैयारी से रिलेटेड, तो आप वहाँ पूछ सकते हो। और गाइस एक और मैंने मतलब एक सिस्टम शुरू कर दिया है कि टेस्ट का वहाँ जब मैंने शुरुआत में 10 क्वेश्चन रखे थे, फिर कुछ लोग थे स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला मैम आप क्वेश्चन ज़्यादा रखिए, तो अब 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ करेगा। सब सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन ले लिया करूँगी, जिससे कि आपका टेस्ट अच्छा हो। तो गाइस वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो एंड तक देखनी है। शुरू करते हैं क्लास। इसके बाद गाइज मैं कोशिश करूंगी 2021 के करंट अफेयर्स की एक ही वीडियो में पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स मतलब कवर करा पाऊँ। और क्वालिटी की फिर वीडियो आ जाएगी आपकी जो एक्ट बचे हैं। तो गाइज शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक और सामाजिक जीवन कंप्लीट हो गया था, तो बचा था आर्थिक और धार्मिक जीवन। तो हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में चल रहा था ऋग्वेदिक काल, और ऋग्वेदिक काल हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे हैं ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। ये क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो पशुपालन था। यानी ये लोग सबसे ज़्यादा मतलब इनका जो अर्थव्यवस्था होती है, यानी हर चीज़ मान लीजिए व्यापार, यहाँ पैसा कमाना, रोजी रोटी, सबसे ज़्यादा इनका पशुपालन था। और गाय को ये लोग इतना पूज्य मानते थे कि गाय को मतलब कोई मार नहीं सकता था। और उनका जो सबसे ज़्यादा प्रिय पशु था तो वो गाय मानी जाती थी। देवता पूजने के हिसाब से सबसे पूज्य जो पशु था वो गाय थी। दूसरा है पशुपालन ही उनका पहला पेशा था, यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी पशुपालन था। क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे ज़्यादा उनका पहला पेशा क्या था अर्थव्यवस्था के आधार पे? तो उनका पशुपालन था। द्वितीय पेशा भी था, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो वो पशुपालन था। फिर मिक पशुपालन होता था, तो वो गाय थी। उसके बाद में आ जाता है पशुपालन। मतलब पशुपालन से ये लोग क्या क्या कर लेते थे? तो पशुओं की सहायता कृषि के रूप में, यानी पशु, आपको पता है अब तो हल चलने लगे हैं, जब खेती होती है, जैसे आप लोगों के यहाँ हो, हमारे यहाँ तो है, तो वहाँ खेतों में मैंने देखा भी हल अब चलते हैं ट्रैक्टर की मदद से। सारा काम आपको पता है अब टेक्नोलॉजी बेस होने लगा है। पहले क्या करते थे, अभी भी कुछ लोग करते हैं, जो बैल होते थे यानी गाय के बछड़े जो बड़े हो जाते थे बैल, वो खेतों में चल के उनको जुताई करते थे मिट्टी की। फिर वो किसान बीज बोते थे जब हमारी फसल तैयार होती थी। तो जो पशुपालन है, तो पशुओं की सहायता वो कृषि के रूप में भी ले लेते। सबसे फर्स्ट पॉइंट 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है, और 15 नंबर में भी पूरा ऋग्वेदिक काल को आपको समझाना है। तो सबसे पहला सहायता पशुओं की करते कृषि के रूप में, दूसरा यातायात के रूप में। अब जो बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी वगैरह, टांगे वगैरह, तो वहाँ भी यातायात के रूप में पशुओं का ये यूज कर लेते थे। तो उनका बहुत अच्छी सहायता हो जाती थी, क्योंकि आपको पता है उस ज़माने में ये बस वगैरह नहीं होती थी, तो यातायात के रूप में भी ये पशु का इस्तेमाल करते थे। तीसरा है मुद्रा के रूप में, यानी कि जो दूध वगैरह होता है या मतलब पशु को बड़ा करके बेच देते, कुछ भी करते हो तो मुद्रा के रूप में करते थे।
फिर है भोजन के रूप में, तो भोजन के रूप में गाय के दूध की जो छाछ होती है, घी होता है, दूध होता है, मट्ठा जो होता है, उसका ये भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पशुपालन। यूपीएससी एग्जाम, एमपीपीएससी एंड अदर में यहाँ से क्वेश्चन गाइस बहुत सारे बने हैं। फिर है प्रमुख पशु। प्रमुख पशु क्या है? तो गाय सबसे पूज्य पशु थी, ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। और किसी पशु का अगर उल्लेख हुआ है तो सर्वाधिक बार गाय का हुआ है। ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख हुआ है गाय का। सबसे ज़्यादा प्रिय पशु थी, सबसे पूज्य थी। अघन्या यानी कि ना मानने योग्य, गाय को ना मानने योग्य स्थिति में रखा गया था। गाय का कोई वध नहीं कर सकता था, ये बहुत अच्छी बात थी। स्त्रियों की भी आपने पढ़ा था वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल था, स्त्रियों की भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, कोई प्रथा वगैरह वहाँ लागू नहीं थी। द्वितीयक पशु, तो द्वितीयक पशु आर्यों का था घोड़ा। आर्यों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा, लेकिन इन लोगों का जो थे ऋग्वैदिक काल, इन लोगों का था द्वितीयक पशु। प्रथम पशु थी गाय, दूसरा था घोड़ा। अब गाइस कुछ और फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अब पढ़ेंगे द्वितीय पेशा क्या था ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे। तो प्रथम पेशा हम पढ़ चुके हैं, प्रथम पेशा था उनका पशुपालन। अब द्वितीय पेशा, तो ऋग्वैदिक आर्यों का द्वितीय पेशा था कृषि, यानी कि सबसे पहला पेशा क्या था? तो था पशुपालन, और दूसरा था गाइस, तो दूसरा था कृषि। अब ऋग्वेद में केवल जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है, जिसे यव कहते थे। यानी जो ऋग्वेद की जब खोज हुई थी तो वहाँ इनका द्वितीय पेशा था द्वितीय पेशा था कृषि। और कृषि में भी किसका साक्ष्य मिला है? तो यव, यानी कि जौ का साक्ष्य मिला है, ओनली केवल जौ। तो है ना, जौ की ये लोग खेती करते थे। आपको मैंने बताया था इनके खाने भी दो प्रकार के होते, ये बनाते थे जो शाकाहारी लोग थे। तो मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, जो खान पान था हमने पढ़ा था, यानी कि वो पढ़ा था सामाजिक जीवन में। अब है यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो यहाँ प्रचलित थी किसमें? ऋग्वैदिक काल के आर्यों के जीवन में। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी मुद्रा का कोई भी प्रचलन नहीं था, ये केवल अपने जीवन यापन के लिए करते थे। जितना मुद्रा के रूप में 3 चीज़ों का प्रयोग करते थे, गाय, घोड़ा, निष्क। ये निष्क होते हैं सोने के सिक्के, निष्क, शतमान, ये सारे सिक्के थे। तो गाइस इसका यही मैं बताना चाहूँ कि ये लोग मतलब जो मुद्रा के रूप में इन चीज़ों का लेन देन करते थे। तो किसी से घोड़ा ले लिया उसको गाय दे दी, किसी से सिक्के ले लिए उसको कुछ दे दिया, ऐसे मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो इनका ये काम था, और मुद्रा केवल उतनी उत्पन्न करते जिससे इनका गुजारा हो जाए। नोट है एक, ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे और चांदी की जानकारी नहीं थी। यानी निष्क सोने के सिक्के थे, लेकिन लोहा जो होता है, लोहा और चांदी की जानकारी इनको नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तो मिले हैं साक्ष्य, कुछ बताया है मैंने आपको, तो यहाँ पे नहीं है। आर्यों को लोहे और चांदी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। धार्मिक जीवन क्या था इनका? तो धार्मिक जीवन था गाइस जिनका, देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक पूजक एवं बहुदेववादी थे, यानी कि प्रकृति को अपनी देव भी मानते थे। ये जो प्रकृति होती है यानी कि नेचर। दूसरा था बहुदेववादी, यानी देवताओं को बहुत मानते थे, और जो देवता थे उनको उनके कार्य भी बताए गए हैं, किस देवता को मानते थे, किस कार्य की पूजा करते, यहाँ सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं जो ऋग्वैदिक काल है आर्य, उनके प्रमुख देवता। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है इंद्र का, यानी जो देवता इंद्र थे। सबसे अधिक बार इनका उल्लेख है, 250 सूक्त थे ऋग्वैदिक में, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इंद्र का कितने सूक्त थे ऋग्वैदिक काल में? तो है 250। दूसरा, इन्हें प्रकाश एवं वर्षा का देवता कहते हैं। इंद्र को क्या कहा गया? तो इन्हें प्रकाश एवं वर्षा का देवता कहते हैं। ठीक है, इंद्र को कहा गया है, और इन्हें पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर भी बोला है। और प्रकाश का और वर्षा का देवता किसको कहा गया है? तो जो इंद्र हैं उनको बताया गया है। द्वितीय यानी प्रमुख देवता, पहले देवता और प्रमुख देवता थे इंद्र, द्वितीय देवता थे अग्नि। तो अग्नि का 200 सूक्त है, जो सूक्त थे अग्नि के 200, और मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ थे, यानी मनुष्य और देवता के बीच मध्य यानी कि बीच में थे।
जो तृतीयक देवता थे उनमें कौन कौन आ जाते हैं, तो वरुण, इन्हें प्राकृतिक संतुलन का देवता कहते हैं, यानी प्राकृतिक संतुलन, आंधी तूफान वगैरह, तो इन्हें बताया जाता है। फिर धो, तो आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो वो थे धो। पूजक, जो पूषण थे वो पशुओं के देवता होते थे, यानी आपने देखा है दिवाली वगैरह पे पूजा होती है पशुओं की, तो इन्हीं के आधार पे होती है, पूषण थे पशुओं के देवता। मारुति, तो आंधी तूफान के देवता थे। अश्वनी कुमार विपत्तियों के देवता थे, और इन्हें डॉक्टर देवता भी कहते हैं। क्वेश्चन आया है, तो अब पढ़ेंगे गाइज कुछ और है, उसके बाद में आपका शुरू हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अब है गाइज नोट में जो कुछ देवता थे इम्पोर्टेंट, वो भी मैं बता दे रही हूँ। जो धर्म थे, जो मरुस्थल के लिए शब्द आया था, तो वो धर्म थे, उनको माना जाता। समुद्र, ऋग्वेद में 4 समुद्रों की चर्चा की गई है। जो समुद्र था तो कितनी चर्चा की गई है, 4 बार। हिमालय, ऋग्वेद में हिमालय की कुछ चोटियों की भी चर्चा की गई है। समुद्र की चर्चा 4 बार। धर्म शब्द जो मरुस्थल के लिए आया, और हिमालय की कुछ चोटियों की चर्चा की गई है। तो वो जैसे कौन कौन सी थी, उदाहरण में 1-2 और हो सकती हैं। तो एक थी हिमवंत, दूसरी थी मूजवंत। अब पढ़ते हैं। यहाँ गाइज खत्म हुआ आपका ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल को, और उत्तर वैदिक काल खत्म होते ही आपकी वैदिक सभ्यता खत्म, फिर शुरू हो जाएगा महाजनपद काल। तो उत्तर वैदिक काल, इस काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद से मिलती है। किस किस से मिलती है, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ से जानकारी मिलती है, और यजुर्वेद से। फिर है उत्तर वैदिक काल का एक पॉइंट है कि इस काल में लोहे की खोज हो जाने से आर्यों का विस्तार पूर्व में गंडक नदी एवं दक्षिण में नर्मदा नदी तक हो गया था। यानी आपको पता है, मैंने बताया था ऋग्वेदिक काल में आर्यों को लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लोहा और चांदी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यहाँ इन्होंने लोहे की खोज हो गई, तो आर्यों को विस्तार पूर्व में, यानी जो पूर्व में गंडक नदी थी, मैंने डायग्राम से आपको बताया था, पूर्व में जो गंडक नदी थी, और एवं दक्षिण में कौन सी थी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी दक्षिण में हो गया था नर्मदा नदी तक, यानी बीच का, जैसे भारत का ये मैप है, बीच का जो भाग है यानी मध्य में है मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नीचे, ऊपर नर्मदा नदी, पूर्व में थी गंडक नदी यहाँ पे। तो उनका पूरा विस्तार इस एरिए में हो गया था। कब, उन्होंने जैसे ही लोहे की खोज कर ली थी, कब की, उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद में सर्वाधिक केंद्रीकरण गंगा यमुना का दोआब था। दोआब क्या होता है, यानी जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, तो वहाँ दोआब हो गया था। तो सर्वाधिक किसका था, गंगा और यमुना का। मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस फैक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। लोहे का ज्ञान कब नहीं था, ऋग्वेदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्हें लोहे की खोज हो गई थी। अब एक नोट है, लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य अंतर्जी खेड़ा, ये कहाँ है, तो ये यूपी में जो एटा है, एटा आता है यूपी में, वहाँ से मिला। जो कितना पुराना था, तो 1000 BC पुराना था। ठीक है, यहाँ से अब आपको यहाँ क्वेश्चन आएगा कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ खोजा गया था, तो यूपी की एटा में, जो अंतर्जी खेड़ा है वहाँ पे। अब जो उत्तर वैदिक काल है उसका राजनीतिक जीवन, इस काल में छोटे छोटे कबीलों के मिलने से बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। कबीले होते हैं जैसे ग्राम, छोटे छोटे कबीले होते हैं, वो सारे मिल गए तो बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे पुरुजन कबीला था, भरतजन कबीला था, मैंने बताया, प्लस दोनों मिलके एक किसका वो बन गया, तो ये कुरु और जनपद, ऐसे ये मतलब बड़े बड़े राज्य बन गए। कितनी, 64। ठीक है, फिर ऐसे ही ये क्रमुजन, तुर्वसजन, दोनों मिलके क्या, पांचाल जनपद। और ये अर्थप्रदेश में सबसे श्रेष्ठ था, वो कितनी संख्या हो गई थी, तो 6000। ऐसे ही गाय ये मिलके बने हैं। ये हुआ राजनीतिक जीवन के कुछ और फैक्ट हैं। यहाँ राजा, आपको पता है राजनीतिक जीवन में पूरा राजा का इतिहास बताया जाता है कि वहाँ के राजा कैसा था, कैसा प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार था, क्या कार्य थे, तो वो अब हम पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे गाइस उत्तर वैदिक काल।
तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा था, राजा का क्या कार्य था, क्या कर्तव्य थे, किस प्रकार वो प्रजा का पालन करता था, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले राजा भूमि का महत्व बढ़ा, यानी जो भूमि थी उसका महत्व बढ़ गया था, जिससे राजा को भूपति कहा गया, यानी भूमि का स्वामी कहा गया था। और ऋग्वैदिक काल में आपको पता था जो कर व्यवस्था थी वो तो स्वैच्छिक थी, खुद की इच्छा पर निर्भर था। वहाँ जो जनता थी, वहाँ की जो प्रजा थी, तो वो कर के रूप में फल फूल सब्जी जो कुछ उनसे होता वो अपनी इच्छा के अनुसार, यानी राजा का कोई भी नियम लागू नहीं था। दूसरा है राजा के अधिकारों व शक्तियों में वृद्धि हुई। जो राजा के अधिकार थे और जो शक्तियाँ थी उनमें भी वृद्धि हुई। अब राजा बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करने लगे, यानी जो ऋग्वेद आपने देखा था ऋग्वैदिक काल में, मैंने बताया राजा मतलब कोई भी ऐसी उपाधि धारण नहीं करता था, सामान्य जीवन। लेकिन यहाँ छोटी मोटी उपाधि वो धारण कर लेते, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी उपाधियों को वो धारण करने लगे थे, जैसे कि विराट, स्वराज्य भोज, सम्राट आदि। बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे, जैसे कौन कौन से आपको पता है बड़े, तो अश्वमेध यज्ञ पड़ा है, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि। राजा की सहायता के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे, रत्निन, उन्हें रत्नी कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी थी, तो 13 थी। यानी जो राजा की सहायता के लिए कुछ महत्वपूर्ण यानी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उनको रत्निन कहा जाता था, यानी कि रत्नी, उनकी संख्या थी 13। जैसे सेनानी, पुरोहित, महर्षि, राजपुत्र, भागदूत यानी कि कर संग्रह करने वाला, सूत, रथकार, पालागल, अच्छपाप आदि। अब एक ये सारे जो नाम हैं ये क्वेश्चन में आए हैं मैचिंग में, तो ये नाम आपको याद करने हैं, यानी कि रट्टा मार लेना है ये नामों का। और ये जो गाइस दिख रहा है क्या यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है सारे आपको पता है एग्जाम में आने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये मोस्ट है। यहाँ इनकी संख्या कितनी थी, तो संख्या थी 13। अब एक नोट है, इसी काल में 950 बीजा में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया, तो उत्तर वैदिक काल में। बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसमें संपूर्ण कुरु कबीला नष्ट हो गया था, यानी जो भरतजन कबीला था, कुरु कबीला मैंने बताया, तो जो कुरु कबीला था, जो महाभारत का युद्ध हुआ था 950 ईसा पूर्व में, तो वहाँ जो कुरु कबीला था वो पूरी तरह बिल्कुल नष्ट, यानी कि बिल्कुल खत्म हो गया था। इस समय सभा एवं समिति का प्रभाव कम हो गया। आपको पता है सभा, समिति, विदत, ये 3 संस्था थी, तो ये तीनों संस्था का मतलब जो दोनों संस्था का जो अभाव था वो मतलब कम हो गया था प्रभाव। और जो विदत थी, विदत नाम की संस्था जो कि ऋग्वैदिक काल में बहुत बड़ी संस्था मानी जाती थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो विदत नाम की संस्था थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विदत नाम की संस्था कब समाप्त हो गई थी, किस काल में, तो वो था उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल का अभी हमने पढ़ा था राजनीतिक जीवन, अब पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक था, ये दोनों सेम हैं, यही ऋग्वैदिक काल में था। वर्ण जाति का निर्धारण कर्म की बजाय जन्म के स्थान पर होने लगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे गाइस, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वर्ण जाति का निर्धारण वहाँ जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ कर्म के आधार पर हो रहा था। गौर वर्ण, श्याम वर्ण, आपको पता है आर्य अनार्य होते थे, आर्य गौर वर्ण के होते थे, श्याम वर्ण के अनार्य होते थे, तो वो कर्म पे जैसा कर्म है उस आधार पर। लेकिन यहाँ जाति के आधार पर होने लगा था, जाति के आधार पर ये जिसका जो कर्म वो है कर्म के जन्म था वो जाति के आधार पर वर्ण का निर्धारण होने लगा। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, इन्हें यज्ञ करने का, उपनयन संस्कार, शिक्षा का अधिकार, सभा समिति से वंचित कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। आपने देखा ऋग्वैदिक काल में यज्ञ करने का, उपनयन का, शिक्षा जो शिक्षा का अधिकार होता है उपनयन, और सभा समिति से सभा में भी मतलब इन्हें अध्यक्ष का पद दिया जाता था, वहाँ इन्हें सबसे वंचित यानी सबसे हटा दिया गया। ये लोग ये चीज़ नहीं कर सकती थी महिलाएं। कुछ और हैं फैक्ट वो देख लेते हैं। फिर तब महिलाओं की हम स्थिति पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल की।
तो इनके लिए बाल विवाह तथा बहुपत्नी प्रथा को प्रचलित कर दिया, यानी वो चला दिया गया था। वहाँ पर रोक थी, बाल विवाह बहुपत्नी प्रथा वहाँ पर रोक थी, लेकिन यहाँ प्रचलित यानी प्रचलन में ला दिया, शुरू करवा दी। दूसरा, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा पर रोक थी, पर्दा प्रथा व सती प्रथा पर रोक थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा चारों पर रोक थी, लेकिन यहाँ ये दोनों इन्होंने लागू कर दिए, ये दोनों पर रोक थी। अब एक नोट है, इस काल में कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है और ये क्वेश्चन आया है कात्यायनी, गार्गी तथा मैत्री। ये बताया है कात्यायनी और गार्गी और मैत्री का उल्लेख जो महिलाएं थी किस काल में मिला है। क्वेश्चन आया है MPPSC SSC में, तो ये और RAS में आया है, तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है, आपको पता है, उत्तर वैदिक काल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइड, स्टार बिल्कुल लगा लेना इस पे, इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैत्री संहिता में महिलाओं की तुलना शराब, जुआ एवं विष के साथ की गई है। ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐसी संहिता है जिसमें महिलाओं की स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा गिरा के की गई, कि शराब, जुआ एवं विष के साथ की गई है, तुलना बराबर में की गई है महिलाओं की। ऐत्रेय ब्राह्मण में समस्त दुखों का कारण बताया गया है किसको? महिलाओं को। इस काल में खान पान में नमक, चावल, गेहूं, मछली का प्रयोग किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल के आर्यों को शेर व हाथी की जानकारी नहीं थी, ये मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको जानकारी थी शेर व हाथी की। अब पढ़ते हैं आर्थिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल में भूमि का महत्व बढ़ जाने से कृषक का महत्व बढ़ गया, यानी जो भूमि थी मतलब हमारी जो खेती होती है भूमि, उसका मतलब वो बढ़ जाने से जो कृषक यानी जो खेती किसान करते हैं उनका भी महत्व बढ़ गया। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। पहले क्या था ऋग्वैदिक काल में? पशुपालन, द्वितीय पेशा था इनका कृषि, लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया एवं पशुपालन आर्यों का दूसरा पेशा हो गया। उल्टा हो गया है, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन आर्यों का पहला पेशा था, दूसरा पेशा था कृषि, लेकिन यहाँ जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ आर्यों का पहला पेशा हो गया कृषि, द्वितीय था पशुपालन। आर्यों के जीवन स्थायित्व का विकास हुआ। फसल कौन सी थी यजुर्वेद में? गेहूँ, यानी गेहूँ को गोधूम और चावल को व्रीहि कहा जाता था। इस काल में यह मतलब ये गाइज थोड़ा मैं आपको पढ़ा दूँ, डिटेल में बता दूँ। यहाँ एक गेहूँ है फसल में और चावल, लेकिन जहाँ जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ सिर्फ इन्हें जौ था, इनका खाना भी उसी से बनाते थे। ये जो चीरका भोजन मैंने बताया था वो एक इनका खाने का होता था। इस काल में यव के साथ साथ चावल, व्रीहि यानी गेहूँ, गोधूम, माड़, जो उड़द की दाल होती है उसका जो माड़ निकलता है वो आदि नवीन फसलों के प्रयोग की जानकारी कहाँ से मिली? तो यजुर्वेद, इसीलिए यहाँ पे ये यजुर्वेद लिखा है कि यजुर्वेद से इन चीज़ों की जानकारी मिली। किस किस की? व्रीहि, चावल, गेहूँ, गोधूम, माड़, उड़द का दाल के नवीन जो नई फसलें थी उनकी जानकारी मिली कहाँ से? यजुर्वेद से। इस काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी और ऋग्वैदिक काल में थी, और विनिमय का मुख्य साधन निष्क, गाय, घोड़ा था, और वहाँ भी ये था। ये चीज़ सेम है। अब एक नोट पढ़ लेते हैं। इस काल में लोहे को श्याम अयस्क व कृष्ण अयस्क कहते थे। ये क्वेश्चन आया है, MPPSC ने पूछा है। इस काल में सोने के सिक्के को बताया था गाइस मैंने, सोने के सिक्के को निष्क तथा चांदी के सिक्के को शतमान कहा गया। ये नाम जरूर आप याद कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ में इम्पोर्टेंट तुरंत आपको तो स्टार लगाते चलना। साथ में इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे कर व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल में कर स्वैच्छिक न रहकर अनिवार्य हो गया, जो कि उपज का कितना था? तो 1/6 यानी 1/6 जो भाग था वो देना पड़ता था कर के रूप में। लेकिन मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में कर स्वैच्छिक था, यानी स्वयं की इच्छा पर था, और हम फल सब्जी जो कुछ दे सकते थे अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब कोई अनिवार्य नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था आ गई थी, वो भी उपज का कितना? 1/6 भाग।
उत्तर वैदिक काल में कर को भाग या शुल्क कहा जाता था। अब है धार्मिक जीवन। तो इस काल में आर्यों के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। धार्मिक जीवन में पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया, यानी जो पुरोहित होते हैं, कुल के पुरोहित होते हैं, हमारा सब कुछ बताते हैं, जन्म कुंडली वगैरह, पूजा वगैरह, हवन वगैरह करवाते हैं, उनका वर्चस्व यानी उनका बहुत ज़्यादा उनमें वृद्धि हो गई, उनका स्थान बढ़ गया और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान का प्रचलन होने लगा। ये मैंने बताई था पुरोहितों का काम है। कौन कौन से यज्ञ? तो अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ आदि होने लगे। फिर इस काल के प्रमुख देवता प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी, रुद्र, शिव तथा विष्णु थे और वहाँ इंद्र, वरुण, नासित ये थे। कब? ऋग्वेदिक काल में। लेकिन यहाँ थे प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, रुद्र, शिव जी तथा विष्णु जी थे। अब ब्रह्मा जो थे यानी प्रजापति कहा जाता था, तो इन्हें सृष्टि का निर्माता यानी जो सृष्टि का निर्माण करने वाला ब्रह्मा जी को कहा जाता था। शिव यानी कि रुद्र, इन्हें संहारकर्ता कहा जाता था, सृष्टि को चलाने वाले। और विष्णु यानी सृष्टि के पालनकर्ता। इस काल में त्रिमूर्ति की भावना का विकास हुआ, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इस भावना का भी विकास कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। अब पढ़ते हैं गोत्र। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस ये वाला जो फैक्ट है, जहाँ गोवंश को रखा जाता है। अब गोत्र प्रथा। तो गोत्र प्रथा का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ। कब? अथर्ववेद में, जिससे वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। अथर्ववेद से वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। एक और है फैक्ट, आश्रम व्यवस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ। क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट है गाइस। तो जो वैदिक काल था वो खत्म हुआ, पूरा मतलब ख़त्म कर दिया। इससे बाहर मेरी गारंटी है 101% ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब कुछ पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ से आए हैं। क्वेश्चन वही करा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप जब नोट्स बनाओ ना तो साइड में ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको मेंशन कर लेना। इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में किस सन में आया है। जो पिछली क्लास थी वैदिक सभ्यता की, जो 2 क्लास निकली हैं उनमें मैंने क्वेश्चन डाले हैं। अब जो क्लास आई है, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी, आपको पुराने क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, उनमें मेंशन रहेगा हर क्लास में 10 से 20 क्वेश्चन। और जो लाइव टेस्ट होता है 9 बजे, तो वहाँ भी आपका टेस्ट रहेगा। अगली लाइव क्लास में 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो गाइस पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2004, झारखंड पीएससी 2010। आंसर है पढ़ाया है अथर्ववेद। दूसरा है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? जो आर्य शब्द था किसे इंगित करता है? तो ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी 1999, 2008 और 2013। यानी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन तीनों बार पूछा है, 99 में पूछा है, 8 में पूछा है और 13 में पूछा है। गाइस इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ, 99 में आ गया, ओल्ड पेपर बन गया, 2008 में आ गया, जिसने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा 1 नंबर मिल रहा है, यानी कि 2 मार्क्स मिल रहे हैं यहीं पे, बहुत बड़ी बात है। फिर ये 2013 में आ गया, तो किसे करता है? नृजाति समूह को इंगित करता है। अब तीसरा क्वेश्चन कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? एसएससी 2000 में पूछा है। ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर के कमाल, 2000 में पूछा है तो इन्होंने 2008 में फिर पूछ लिया। तो यहाँ जो प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं गाइड, कम से कम 30-40 क्वेश्चन की हेल्प मिलती है आपको, फैक्ट है। लेकिन प्रीवियस ईयर भी पढ़ने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल के 6 साल के पढ़े। कम से कम 20 पढ़ डालिए, 20-25 साल के रट्टा मार के, कम से कम आपको 40 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे गाइस प्रीवियस ईयर के। तो इसका आंसर है मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जो संस्था पढ़ाई थी सभा, समिति एंड पिदत, बताई थी मैंने। तो उस क्वेश्चन पूछा है एसएससी यूडीसी ने 2012, झारखंड पीएससी ने 2010 में, कौन सी थी? तो वो थी बिदत। क्वेश्चन नंबर 5,
ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम गोत्र कौन सी थी? जो गोत्र था वो कौन सा था? तो ये पूछा है आरआरबी ने और सीपीयू 2008 में। तो ये था सतपाथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? क्वेश्चन पूछा है आरएएस और आईटीएस ने 1999 2007। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, रिपीटिंग टाइम। फिर है क्वेश्चन जो थी मनु स्मृति, बताई थी मैंने, ये स्मृति सारी पढ़ाई है आपको। मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये पढ़ाई थी सारी। क्वेश्चन नंबर 7 है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वो क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है 2002 में। तो इसे माना गया है सरस्वती नदी को। अब 10 क्वेश्चन कराती हूँ, 3-4 क्वेश्चन और आपके करा दे रही हूँ गाइस। 8वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय, ये मैंने आपको पढ़ाया था, वो तक गाय के लिए। इसका आंसर है गाय। और एक क्वेश्चन आप पूछा है बिहार पीएससी ने 2000 में। 9वां क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र जी ने। क्वेश्चन पूछा है एसएससी आरटीएस ने 2000 और 2004 में। क्वेश्चन नंबर 10 ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? यूपीएससी ने 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आंसर है कुंभा और क्रमु। क्वेश्चन नंबर 11 विश्वामित्र के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं? तो वो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज क्वेश्चन पूछा है सीपीओ 2003, सीओपी 2014। क्वेश्चन नंबर 12 ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? एसएससी ने पूछा है 2003 में, आरएएस ने पूछा है 2003 में। तो ये हैं 33। अब गाइज यहाँ आपकी वैदिक सभ्यता हुई बिल्कुल कंप्लीट। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक, सारा खत्म। जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या हो गई आपके 32 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो कराए हैं, जो एग्जामिनर ने पूछे हैं, तो आप ज़रूर इनको लिख लेना। भले आप यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जितना ज्ञान मिल जाए उनको बटोर लो, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से। क्योंकि गाइज ऐसा है, नॉलेज जितना मिल जाए उतना कम है हमारे लिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में आ जाए। और जब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जब रहता है, जब हम 1-2 नंबर के मतलब उसमें बाहर हो रहे हो लिस्ट से, तो ये कंपटीशन में बहुत वैल्यू रखता है। अब गाइज शुरू होगा महाजनपद काल। इससे पहले क्लास लेके आऊँगी करंट अफेयर्स की 2021 का पूरा करंट अफेयर्स 1 ईयर का आपको करा दूँ। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक क्लास में पूरा करंट अफेयर 1 ईयर का ख़त्म, चाहे वो 1 घंटा की क्लास हो या 1.5 घंटे की, जितनी भी हो, एक क्लास में ही होगा कंप्लीट। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना बिल्कुल ना भूलें गाइज, कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल से भी जुड़ जाएँ। ऑल द बेस्ट।